रंजन पोद्दार जी, आपका रुख करते हुए सर, जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और जब शुरुआत हो रही थी तब लगातार ये कहा जा रहा था कि चाहे जीत किसकी भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन इसका इंपैक्ट झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों पर भी पड़ेगा, चुनाव पर भी पड़ेगा। लेकिन अब आज तारीखों का ऐलान होगा तो क्या लग पा रहा है कि महाराष्ट्र के जो समीकरण पिछले चुनाव के मुताबिक इस बार बदलते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहां गेंद फेंक पा रहे हैं, किसके पाले में? देखिए रितु जी, अगर हम बात करें चुनावों की तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पिछले 2 4 5 वर्षों से चुनाव का जो मोमेंट है वो वोटिंग के 15 दिन के अंदर जो बदलता है। यानी कि चाहे आप इसके अंदर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनावों को भी अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो जिस दिन 16 मार्च को चुनावों की घोषणा हुई थी उस दिन लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अकेले मैदान के अंदर है और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो फॉर्मेलिटी निभाता हुआ दिख रहा था। लेकिन वास्तविकता ये हुई कि जो 2 महीने का जो चुनाव का पीरियड था उसी में मोमेंटम बदला और आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट के लाले पड़ गए और 240 पे आकर के रुक गई और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो एक अपनी मजबूती को पेश कर पाया। अब हम बात करें हरियाणा के चुनाव की तो हरियाणा के चुनावों में देखिए राजनीतिक लोग हैं, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, ईवीएम पे आरोप लगा सकते हैं, चुनाव आयोग पे आरोप लगा सकते हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, दूसरी तरफ उसी चुनाव आयोग के पास अपने एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं या उसी के पास अपील करने जा रहे हैं। जब अंपायर पहले से मिला हुआ है तो फिर उसके पास अपील करने का भी कोई मुद्दा नहीं है। या आपको जाना हो सुप्रीम कोर्ट में जाइए या किसी और संस्था को पास जाइए। खैर मैं उस बात पे नहीं जाता, मैं इस बात पे कहता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है, लेकिन मैंने स्वयं हरियाणा चुनाव के अंदर मैंने शिरकत करी और मैं वहां पे काफी घूमा भी क्षेत्र के अंदर और मैं उसी समय कह रहा था कि चुनावों के 15 दिन के अंदर अंदर जो चुनाव बदलता हुआ दिख रहा था उस टाइम भी मैं तमाम टीवी चैनलों पे कह रहा था कि अब चुनाव बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी तरीके से आज महाराष्ट्र की बात करें या झारखंड की बात करें, वहां पे एक सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि 2019 के बाद में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आ गया कि वहां पे जो राजनीतिक समीकरण है कुछ राजनीतिक लोगों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए तो अपने अस्तित्व का सवाल है। मैं बात करूं शिवसेना शिंदे की या बात करूं शिवसेना उद्धव की, बात करूं शरद पवार की या बात करूं अजित पवार की, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति के अंदर तटस्थ है। अब वो उतना कितना लोगों को समझा पाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे तोड़फोड़ की राजनीति करी उसको वो जनता के सामने कितना जस्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो हमें जनता की उसकी इस कृत्य के पीछे नाराजगी नजर आई, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के अंदर वो नाराजगी कायम है या वो एक बार नाराजगी निकल गई और उसके बाद में जनता भारतीय जनता पार्टी को वापस दोबारा से उसी तरीके से स्वीकार या अंगीकार करने की स्थिति में है, ये सब परिणाम आने के बाद में देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आज की स्थिति की बात करें तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आते आते चुनाव का मोमेंटम बदलेगा। अब ये देखने वाली बात है कि कौन पार्टी उसके अंदर आगे निकलती है और कौन पार्टी पीछे पिछड़ती है। रही बात अगर मैं झारखंड के चुनाव की बात करूं तो झारखंड के चुनाव में निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 मुद्दे पकड़े हैं कि चाहे उसके अंदर जो वहां पे बांग्लादेशी का मुद्दा पकड़ा है या रोहिंग्याओं का मुद्दा पकड़ा है, यानी कि जिस तरीके से वहां पे एक बाहरी लोगों की आमद का मुद्दा पकड़ा है और जिस तरीके से वहां पे जिसको कहते हैं आदिवासियों के जमीनों का मुद्दा पकड़ा है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा जमीन पे काम करता हुआ दिख रहा है। अब ये अलग बात है कि ये वोटों में कितना कन्वर्ट करवा पाते हैं, लेकिन इसका सही मूल्यांकन पूछेंगे तो चुनाव की तिथि घोषणा होने के बाद में दोनों सारी पार्टियों के कैंडिडेट निर्धारित होने के बाद में हम वास्तव में इसका सही मूल्यांकन पे पहुंच पाने की स्थिति में रहेंगे। जी ठीक है। ये बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।